This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो मार्केट की सूरत हाल रही, क्या परफॉर्मेंस मार्केट की रही, उस हवाले से आज बात होगी। कल की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कल एक तारीखी दिन रकम किया और मार्केट ऑलमोस्ट 40,000 के करीब पहुंची। 39,800 कल का वॉल्यूम रिकॉर्ड हमारे पास आया। और आज जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही, तो अगर मैं आज की बात करूँ, सुबह मार्केट का आगाज़ हमने अच्छा देखा, हेल्दी मार्केट का आगाज़ देखा हमने। 39,854 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुए, जिसमें 54 पॉइंट्स का इजाफा देखा। और वीवर एक्सपेक्ट कि आज मार्केट जो है वो 40,000 के करीब पहुंच जाएगी या 40,000 प्लस कर जाएगी सेकंड सेशन में, एक्सपेक्टेशंस थी। लेट्स मूव कि आगे क्या हुआ। फिर जो ग्राफ हमारा जो है आज मार्केट का अगर हम देखें तो बहुत ही ड्रामेटाइज रहा। एकदम से एक सेकंड हाफ के बाद, सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही एकदम से चेंज आया और 124 पॉइंट्स की हमने कमी देखी। और काफ़ी इसमें जो है वो चेंजेस आए, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि पॉइंट्स का इजाफा होगा, लेकिन अचानक से 124 पॉइंट्स की हमने कमी देखी। उसके बाद जब क्लोजिंग का वक्त करीब आया, सेकंड सेशन का दिन गुजरता, सेकंड सेशन ख़त्म होता गया, तो हमने देखा कि 23 पॉइंट्स का इजाफा देखा। तो क्लोजिंग जो आई वो KSE 100 की अगर मैं बताऊं आपको तो 39,786, जिसमें 13.71 का हमने कमी देखी। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 23 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो उसमें हमने कमी भी देखी। तो KSE 100 इंडेक्स 39,786, जिसमें 13.71 की कमी देखी। और KSE 30 इंडेक्स की मैं बात करूँ तो 22,734, जिसमें 112.4 की हमने कमी देखी। दोनों में KSE 100 में और 30 में आज हमने कमी देखी। और ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूं तो 26,507.40, जिसमें 19.90 का इजाफा माइनर सा हमने देखा। तो आज मार्केट हमारी नेगेटिव में रही, तो नॉट अ बिग डील। दो ऑप्शंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, थर्ड कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो होपफुली कल अच्छा दिन हम देखें, लेकिन ऐसा कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, कम पॉइंट्स की हमने कमी देखी। लेट्स मूव फर्दर। वॉल्यूम मिलियन शेयर की मैं बात करूंगा तो KSE 30 का वॉल्यूम 70.63 रहा, KSE 100 का 122.31 रहा, ऑल शेयर्स 22.582 रहे। ये तो बात हो गई वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की। अब बात करूंगा मैं उन कंपनीज़ की जिन कंपनीज़ का आज हमने देखा कि बिजनेस के हिसाब से किस में इंक्रीज रहा, किस में डिक्रीज रहा, किस में अनचेंज रहा। तो टोटल हमने जो ऑब्जर्व करी वो 339 कंपनीज थी, जिसमें इंक्रीज हुआ 177 कंपनीज़ का, डिक्लाइन आया 138 कंपनीज़ का, एंड 24 कंपनीज आर स्टिल न्यूट्रल, देयर इज़ नो चेंज देयर। सो टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात करेंगे, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो आज सरे फहरिस्त रहीं टॉप वॉल्यूम्स में। तो दीवान सीमेंट, सीमेंट सेक्टर माशाल्लाह कभी हमें गेनर्स की कंपनी लिस्ट में नज़र आएगा, कभी वॉल्यूम की। तो ये अच्छा, सीमेंट सेक्टर की पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है आजकल। वॉल्यूम के हिसाब से 29.74 मिलियन शेयर्स रहा। सुई नॉर्दर्न गैस 20.86 मिलियन शेयर्स रही। TRG पाकिस्तान लिमिटेड 13.30, के इलेक्ट्रिक 11.96, बैंक ऑफ पंजाब 7.49। आपने देखा होगा बैंक ऑफ पंजाब ने बहुत अच्छा इंक्रीज़ किया है, क्योंकि अगर मैं हालिया एनालिस्ट पे आ रहा हूँ अपने उस पर, तो वॉल्यूम पे और गेनर्स में और लूजर्स में हमें, लूजर्स को तो मैं इसको नहीं काउंट करूँगा, गेनर्स में और उसमें वॉल्यूम के हिसाब से बैंक ऑफ पंजाब ने एक अच्छा इनिशिएट लिया अपने वॉल्यूम लीडर्स में। अब बात करते हैं उन कंपनीज़ की जो टॉप गेनर्स रहीं। एटलास बैटरी, ये भी हमने देखा कि इसने रिप्लेस किया, ये फर्स्ट पोजीशन पर आई, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एटलास बैटरी का हमने देखा कि पिछले 2 से 3 वीक्स में यहाँ पर गेनर्स कंपनी में नहीं आई। तो उसका मार्केट शेयर रहा 29.29, उस इजाफा हुआ उसमें। सनोफी एविडेंस में 28.05 का इजाफा देखा। नेशनल रिफाइनरी 27.23, नेशनल रिफाइनरी जो है पिछले से पिछले वीक हमने देखा कि वो गेनर्स की फहरिस्त में थी, आज उसने भी ये अच्छा, उस कंपनी का जो शेयर है वो इसमें आया, ये एक अच्छा इनिशिएट रहा। म्यूरी ब्रीवरी में हमने देखा कि 25.02 और ICI पाकिस्तान 21.97। ICI पाकिस्तान ने भी आज एक अच्छा अपना दिया है, उसके जो बिजनेस शेयर है वो काफ़ी अच्छा रहा। अब बात करते हैं टॉप लूजर्स कंपनीज़ की, कि आज देखना है कि वो कौन सी कंपनीज़ हैं जो आज अपने बिजनेस के हिसाब से टॉप लूजर्स रहीं, उनका मार्केट शेयर्स।
नेस्ले पाकिस्तान हमने देखा है मुसलसल वो है, वो घाटे में रह रहा है। तो नेस्ले पाकिस्तान का जो शेयर प्राइस में कमी आई है वो आई है 68.75। और अगर बात करूं रेफान मेस की तो उसमें 55, वो नंबर 2 पर है। लकी सीमेंट 27.64, इंडस मोटर कंपनी 14.06 और मैरी पेट्रोलियम जो है वो 10.79। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए कि आज कुछ कंपनीज़ के नाम हमने नए देखे जो कंपनीज़ के शेयर प्राइस में उन्होंने रिप्लेस किया दूसरी कंपनीज़ को, और कुछ लूजर्स कंपनीज़ को हमने देखा वो पहले टॉप 10 में थी, टॉप 15 में थी, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टॉप 5 में आ गई। सो लेट्स मूव फर्दर। आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कशन करूंगा अपने गेस्ट से। उससे पहले आपको टॉपिक्स बता दूं। पेट्रोल इंपोर्ट हुआ है, उसने इंपोर्ट किया है पेट्रोल ने और एक न्यू रिकॉर्ड जनरेट किया है, उस पर डिस्कशन होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से मैंने बहुत डिस्कशन की थी अपने पिछले प्रोग्राम में। तो पार्क सुजुकी ने अपने प्राइसेस जो है अपनी गाड़ियों के 3% इंक्रीज़ कर दिए, क्या वजूहात थी, क्यों ऐसा क्या हुआ, इस पे भी डिस्कशन की जाएगी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो अभी हमारा जो 4-4 मंथ्स शुरू का जो क्वार्टर गुजरा है पार्क सुजुकी की, उसमें कोई खातिर ख्वाह सेल्स नहीं हुई। तो उन्होंने उनकी सेल्स डिक्लाइन होने की वजह से उन्होंने शायद ये सोचा कि प्राइसेस में इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जो बचे कुछ कस्टमर्स हैं उनसे ही प्रॉफिट जनरेट कर लें। इस पर एक लंबी डिस्कशन होगी, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। बैंक इन्वेस्टमेंट राइस है, और जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी जारी हुई उसमें भी बैंक इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी डिस्कशन हुई। और सीमेंट एक्सपोर्ट टू इंडिया, सीमेंट जो हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, ये भी बहुत अच्छा इकदाम है। और टैक्स इम्पोज कर दिया है मिल्क पे, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमेशा हमारे एक्सपीरियंसेस लोग आते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि वो मार्केट की सूरत हाल बता सकें, इवैल्यूएट कर सकें मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से। आने वाले दिनों में मार्केट में कितना काम है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कौन से पोर्टफोलियो शफल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, अदनान अगर साहब हैं, हेड ऑफ ट्रेडिंग डेस्क हैं, आरिफ हबीब कम्युनिटी के। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने आज मार्केट के रखे आपके सामने पढ़कर अपने व्यूवर्स को भी सुनाए, वॉल्यूम के हिसाब से आप आज मार्केट को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से तो मतलब ट्रेडिंग वैल्यू और वैल्यू ट्रेड एंड वॉल्यूम तो बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब इसका ये एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के 40,000 इंडेक्स क्रॉस भी हो जाएगा। और अभी आप ये भी देखें कि रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, बिल्कुल रिजल्ट भी अनाउंस वगैरह हो रहे हैं, तो जिसके बिहाफ पे लगता है कि मतलब अप एंड डाउन, क्योंकि काफ़ी कंपनीज, कुछ कंपनीज के जो है अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं अभी राइट नाउ जो है, और कुछ की थोड़ा लॉसेस के भी इशूज़ हैं। तो मार्केट तो अप एंड डाउन अच्छी हो रही है, एक्सपेक्टेड है आगे चल के फ्यूचर में जो है 40,000 इंडेक्स क्रॉस हो जाएगा। और वॉल्यूम एंड वैल्यू ट्रेड तो अगर हम पास्ट जो है लास्ट 2 to 3 मंथ्स देखें वो मतलब स्टेबल हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, और आगे चल के स्टेबल टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही रहने, ये कोई मतलब नेगेटिव साइन तो फिलहाल लगती नहीं है यहाँ पे। KC 100 और KC 30 में आज माइनस था, हमने कमी देखी। कल सर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ पॉइंट्स का, और ऑलमोस्ट हम लोग 39,800 के करीब पहुँच गए। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज जब आगाज़ होगा तो एक बूम देखेंगे फर्स्ट सेशन में या सेकंड सेशन में, लेकिन माइनस था, नेगेटिव आया। दिस क्वाइट मतलब रियलिस्टिक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज आप प्रॉफिट टेकिंग भी चलती रहती है, प्रॉफिट टेकिंग भी होती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हम जब जो है एक्सपेक्ट करें कि लास्ट अगर हमारा जो है क्वार्टर वगैरह, मतलब लास्ट हमारा सेशन जो है अगर पॉजिटिव क्लोज हुआ है तो वेरी नेक्स्ट डे भी पॉजिटिव रहे। इसके अलावा जो है अभी कोई फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही है जिसके ऊपर हम थोड़ी पॉजिटिविटी देखें। एक तो ये है कि रिजल्ट सीजन जो अभी राइट नाउ जो है, जो जुलाई से अगस्त तक चलता रहेगा, वो एक्सपेक्टेड है कि अप एंड डाउन मार्केट को काफ़ी करेगा। कुछ सेक्टर्स हैं उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसके चांसेस हैं कि कुछ सुनने में आ रहा है कि पेट्रोलियम सेक्टर के रिजल्ट जो है वो अच्छे रहने, तो इसकी वजह से जो है मार्केट में जो है वॉल्यूम और वैल्यू जो है वो इम्प्रूव करती भी रहेगी आगे चल के। पेट्रोलियम की आपने बात करी, तो गवर्नमेंट ने सर पेट्रोलियम अगस्त में जो है कहा है कि हम चेंज, हमारे प्राइसेस हैं जी वही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे। ओगरा से समरी भी सेंड की गई प्राइम मिनिस्टर को कि सर प्लीज़ पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाइए, 2 रुपये कुछ पैसे, 2 रुपये 12 पैसे आप जो है पर लीटर आप बढ़ाइए। आप क्या देखते हैं? गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएट था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात वाजे कर दी अगस्त के मंथ में हम पैसे नहीं बढ़ा रहे, एंड कौम जो है वो नेशन जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। एक अलार्म है, एक वार्निंग भी है कि सितंबर अक्टूबर में हम इनिशिएट कर सकते हैं। हम समरी जो भेजी थी, अब उन्होंने कहा कि हमने समरी को मुस्तरद किया है, तो ये अब मुस्तरद किस हिसाब से की कि हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे, या इसमें क्लॉज जारी कर दिया कि
अगस्त के मंथ में नहीं कर रहे, सितंबर में कर देंगे, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखें, अगर इंटरनेशनल मार्केट को हम देखें तो पेट्रोलियम प्राइसेस को तकरीबन 10 से 12, अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखें, 10 से 12 डॉलर जो है पिछले 2 महीने के अंदर गिरी है। और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि हमारे यहाँ टैक्सेस के बड़े इशूज़ होते हैं, गवर्नमेंट के पास जो पैसे का इशू होता है, इसकी वजह से जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस राइज करने की यहाँ बात आती है। अगर हम इसे ही तकरीबन जो है 2 वीक्स के अंदर ही देख ले तो कोई ऑयल की प्राइसेस 5 से 6 डॉलर के अराउंड इंटरनेशनल मार्केट में गिरी है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो पेट्रोल प्राइसेस हमारे यहाँ जो है वो कम होनी चाहिए रादर देन जो है वो बढ़ने की समरी आ रही है। वो तो हमारा तो ऑब्वियस रीज़न है कि हमारा जो है वो एक तो इन्वेंट्री बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे भी होता है, और दूसरा ये होता है कि हमारा जो है गवर्नमेंट को भी पैसों की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू कि हम स्टॉक नहीं कर पाते ऑयल को। अगर हम लोअर प्राइसेस आती है तो हम मतलब जिस तरह आजकल बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो पेट्रोल को अपने ऑयल को रिजर्व करती हैं, काफ़ी मतलब जो है तादाद में रिजर्व हो जाता है और काफ़ी महीनों के लिए होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई फ़िलहाल है नहीं, इनिशिएटिव वगैरह कुछ नहीं है, तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस तो ओवरऑल अगर हम सेंटिमेंट इंटरनेशनल मार्केट का देखें तो डाउनवर्ड लग रहा है राइट नाउ। जो है वो थोड़ी मार्केट बेयरिश है, एक्सपेक्टेड है कि $40 चल रहा है, 36 to 37 डॉलर भी आने वाले कुछ हफ्तों में ट्रेड मार्केट ऑयल जो है प्राइसेस जा सकती हैं। तो अगर हम यहाँ हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही इंटरनेशनल मार्केट से बिल्कुल ही अलग जो है एनालिसिस होती है, अलग जो है बिल्कुल उसके फंडामेंटल्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके ऊपर जो है अगर हम कहें तो गवर्नमेंट को, अगर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को जो है पैसों की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे पेट्रोलियम प्राइसेस राइज करने की बात आती है। बाकी तो ऐसा अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो राइट नाउ सिनेरियो बेयरिश है ऑयल के हवाले से। अदनान साहब, पेट्रोलियम एक ऐसा सेक्टर है और एक ऐसी चीज़ है, अगर उसकी प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो सारी चीज़ें सफल होती हैं। सही। पाकिस्तान में जो दूसरे सेक्टर्स हैं, पाकिस्तान की इकनॉमिक को बराह रास्त एक झटका लगता है अगर पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज़ होता है। मैं समझता हूँ अगर जो समरी भेजी थी ओगरा ने, 2 रुपये ज़्यादा नहीं है, अगर कुछ कमी होती, 1 रुपये से कम कुछ पैसे होते, वो फिर 1 लीटर के हिसाब से ज़्यादा होते तो वो एक अमाउंट माइनर सा जनरेट कर लेती, कंज्यूमर को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सर 2 रुपये ज़्यादा पैसे हैं, आप क्या समझते हैं इस हिसाब से? मैंने आपको यही बताया ना कि हम अगर इंटरनेशनल मार्केट से अपने आप को कंपेयर करें तो हमारे फंडामेंटल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर हम कहते हैं कि यार इंटरनेशनल प्राइसेस में पास्ट 2 मंथ्स के अंदर 10 से 12 डॉलर ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में भी हो सकता है 2 से 3 डॉलर की मजीद करेक्शन ले सकता है, तो हमारे फंडामेंटल्स उनके फंडामेंटल्स बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरा एक हमारे यहाँ जो है राइट नाउ अगर आप देखें तो पेट्रोल की जो है वो यूसेज में जो है इजाफा भी बहुत हुआ है अगर हम पिछले लास्ट 6 मंथ में देखें, क्योंकि प्राइसेस इतनी डाउनवर्ड हैं, डिमांड जो है रैपिडली बढ़ रही है ऑयल के पेट्रोल के हवाले से। तो ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि यार इससे फ़ायदा भी उठा लिया जाए कि अगर फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे हमारे यहाँ, तो अगर पैसों का इंक्रीज़ अगर कर देते हैं और इंटरनेशनल हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो आप जो है थोड़ी सी गवर्नमेंट इससे टैक्सेस वसूल कर सकती है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न लगता है। और दूसरा ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें पिछले अगर हम 3 मंथ्स पहले चले जाएँ तो जब प्राइसेस राइज हो रही थी तो हमारी गवर्नमेंट ने प्राइसेस को फिर भी स्टेबल रखा हुआ था, मतलब बढ़ा नहीं रही थी। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था। बिल्कुल, कल भी मैंने बात डिस्कस करी, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, अच्छी चीज़ों को भी डिस्कस करना चाहिए। तो ये हमने कहा अपने प्रोग्राम के फोरम से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, और ये सिर्फ अगस्त में नहीं, मैं समझता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर सोचें तो ये पूरा साल जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल करें, क्योंकि अभी सकते हैं बिल्कुल प्राइसेस को तो कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्राइसेस जो है अब स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट हाफ का, तो फिर हम इसमें प्राइसेस जो है देख सकते हैं कि आगे दिसंबर, क्योंकि नवंबर मतलब ये सितंबर और दिसंबर के अराउंड जो है वो थोड़ा सा विंटर सीजन होता है दुनिया भर में, तो डिमांड की इंक्रीज मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज आती है, पेट्रोलियम इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि प्राइसेस आगे फ्यूचर में जाके जो है वो तकरीबन जो है 50 या 55 डॉलर के अबव दोबारा जा सकती है। तो इसी बुनियाद को अगर हम देखें और अगर वहाँ तक प्राइस जाती है और अगर गवर्नमेंट हमारी प्राइस इंक्रीज नहीं भी करती और अगर कोई बहुत छोटा सा अगर इंक्रीमेंट आता है 1, 2, 3 रुपए का आता है, तो मैं कहता हूँ कि ये अच्छा इकदाम होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें आगे चल के फ्यूचर हमें लग रहा है कि 10 से 15 डॉलर की अगर ऑयल प्राइसेस आगे राइज हो सकती हैं, तो अगर हमारी गवर्नमेंट अगर 3 से 4 रुपए भी बढ़ाती है तो इतना बड़ा मतलब नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा एक तरीके से। सर समरी भेजी थी, उसमें ऑयल पेट्रोल के प्राइसेस थे, हाई डीजल के प्राइसेस थे, केरोसिन ऑयल के प्राइसेस थे, तो सबके जो उन्होंने फिगर्स थे उसको इंक्रीज़ करने का कहा था। आप क्या समझते हैं? ठीक है समरी आ गई है, लेकिन सितंबर अगस्त में वी वर एक्सपेक्टिंग कि बढ़ सकती है प्राइस बढ़ती है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो पेट्रोलियम का सेक्टर है उसमें हम देखते हैं कि वो एक्टिव हो जाएगा, वो प्रॉफिट पे जाएगा। सर जो दूसरे सेक्टर्स हैं, सीमेंट की मैं बात करूं, फार्मा की मैं बात करूं, वो कितने असरअंदाज होंगे? देखिए सीमेंट अगर आजकल राइट नाउ देखें तो सीमेंट हमारा सेक्टर तो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट उस पर, क्योंकि पाकिस्तान में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अगर हम कराची में ही देख लें तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स, अगर हम बिल्डिंग के हवाले से देख लें तो बहुत डेवलपमेंट चल रही है, तो एक उसकी तो फंडामेंटली अलग है। देखिए ऑयल ऐसी चीज़ है, पेट्रोल प्राइसेस के वो पूरी जो है हमारी इन्फ्लेशन पे भी जो है असरअंदाज सबसे ज़्यादा होती है। CPI हमारा सबसे ज़्यादा ऑयल से ही रिलेट करता है,
तो अगर ऑयल प्राइसेस 2 से 3 रुपए अगर बढ़ भी जाती हैं तो CPI में हमारा इंक्रीज भी आता है और भी सेक्टर पे जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2 से 3 रुपए हमारी स्टॉक मार्केट जो है अगर दूसरे सेक्टर देखें तो डाइजेस्ट कर सकते हैं 2 से 3 रुपए में, ना कि अलार्मिंग अगर फॉर एग्जांपल 8 से 10 रुपए अगर हम आगे आने वाले वक्तों में अगर हम देखें दिसंबर तक अगर बढ़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा जो सिचुएशन ख़राब है। अगर 2 से 3 रुपए के अराउंड है तो मैं ये समझता हूँ डाइजेस्टेबल है, ना कि जो है अगर आप कहें कि रादर दें जो है अगर इंक्रीज बड़ा होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, छोटा सा इंक्रीमेंट जो है। और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस भी साथ साथ बढ़ रही हैं तो फिर तो गवर्नमेंट को भी मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर रह सकता है कि प्राइसेस रेस करें इसके ऊपर। और आगे चल के जिस तरह विंटर सीजन हमारे यहाँ भी जैसे आता है तो जैसे आप देखें पंजाब साइड वगैरह पे CNG वगैरह काफ़ी मतलब नहीं गैस प्रोवाइड नहीं होती, तो वहाँ से भी हमारे मुल्क में भी पेट्रोल की डिमांड जो है बढ़ जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि पेट्रोल डिमांड बढ़ती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट ये है कि इससे थोड़ा फ़ायदा भी उठा लेती है। और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल रहती हैं देन तो ओके, मतलब गवर्नमेंट अगर प्राइसेस रेज नहीं करती तो बहुत ही अच्छा है। और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ती हैं, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि 10 से $15 अगर आगे फ्यूचर में बढ़ जाती हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर ह्यूज प्रेशर रहेगा। और सर अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कम भी होती हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी। वो अच्छी चीज़ रहेगी कि हमारे यहाँ ये हो सकता है कि प्राइसेस रादर देन कम नहीं होंगी, स्टेबल रहेंगी। स्टेबल हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों होती है सर? अगर इंटरनेशनली प्राइसेस जो है वो डिक्रीज आता है, यहाँ पर वो न्यूट्रल हो जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता। और अगर नीचे थोड़ा सा होता भी है तो दूसरी चीज़ों पे ऐसा कुछ अफेक्ट नहीं आता। देखें हमारे, मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि एक तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल हर्डल्स वगैरह भी बहुत जगहों पे आते हैं। अगर पेट्रोल अगर हमारे यहाँ नीचे नहीं आ रहा तो उसके फंडामेंटल जो है डिफरेंट अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उससे टैक्स काफ़ी बड़ी तादाद में वसूल करती है। तो एक रीज़न इसका ये भी है कि टैक्सेस जो है कलेक्शन गवर्नमेंट को अपनी रखनी है रादर देन कम नहीं करनी, जिसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस डाउनवर्ड नहीं आ सकती। तो ये भी एक हमारे यहाँ जो है रीज़न है इसका, पेट्रोल प्राइसेस का इतना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो इतना नीचे नहीं आती। ये एक सबसे बड़ा जो है इसका रीज़न मैं समझता हूँ ये है। ठीक है, आप ये रीज़न समझते हैं। बैंक इन्वेस्टमेंट राइज हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी सैटरडे को जारी हुई है, उसमें बड़ी अच्छी बातें जो हम डिस्कस भी करते हैं वो सब चीज़ें रखी गई थी। इंटरेस्ट रेट कंट्रोलेबल है, इन्फ्लेशन रेट पे भी कंट्रोलेबल चीज़ें आई हैं। सर जो लैकिंग आई वो ये आई कि इस्लामिक बैंकिंग जो है उससे इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है एज़ कम्पेयर कमर्शियल बैंक से। आप क्या समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग ने कहाँ पर लैकिंग की हुई है, कहाँ पर काम होना बाकी है? बिकॉज ये पूरी रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें कहा गया है कि जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं वो तो पैसे बना रहे हैं। और आज एक अखबार में भी जो है वो हेडलाइन आई है एक प्राइवेट बैंक के हिसाब से कि उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। तो बैंक का तो मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी मार्केटिंग हो जाएगी। तो आप बताइए कि एक इस्लामिक बैंकिंग को कहाँ पर जो है वो लैकिंग देख रहे हैं आप, क्योंकि ये बात हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में भी कही गई है। देखिए राइट नाउ जो है इस्लामिक बैंकिंग में अगर वैसे हम देखें कमर्शियली तो इतना नहीं है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल क्लाइंट अगर हम इंडिविजुअल के हिसाब से बात करें तो उसमें राइज तो आ रहा है, लेकिन अगर दूसरे अगर हम एक्सपेक्ट्स में देखें तो इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल देखें कि कमर्शियल बैंक में अगर हम जाते हैं तो उनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, लोन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और कंज्यूमर जो है आराम से अब जैसे जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी नीचे हो रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट हमारे डाउनवर्ड आ रहा है तो लोग लोन के काफ़ी फेवर में आ रहे हैं कि लोन ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि आजकल जो है कार्ड्स वगैरह जो है उस पर काफ़ी लोन लेके जो है लोग लीजिंग पे जो है गाड़ियाँ वगैरह ले रहे हैं। तो इसकी वजह भी एक ये रीज़न है कि ये प्रोडक्ट इस्लामिक बैंकिंग में भी अवेलेबल है लेकिन लोग उसमें कन्वेंशनल में इससे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि लोग इसमें जो है ज़्यादा रखते हैं बिलीव। इतना ज़्यादा इस्लामिक अभी हमारे मैंने प्रोडक्ट देखी है कि इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सर अदनान साहब बात काट रहा हूँ आपकी माजरत, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट मतलब जो बिक रही हैं एज कम्पेयर दूसरे बैंकिंग की, वहाँ की मार्केटिंग बड़ी अच्छी है। और अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें इस्लामिक बैंकिंग को और कमर्शियल बैंकिंग को, चीज़ें वही हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल सही कहते हैं अगर कान ऐसे पकड़े या घुमाकर पकड़े, बात एक ही है। नज़रिया इस्लामिक बैंकिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो नज़रिया डिफरेंट है, ठीक है। उनकी कुछ चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उन्होंने सामने रख के उस बेस पर वो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। उसमें बड़ी डिबेट हो सकती है, इस्लामिक बैंकिंग को मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। कहने का मकसद ये कि सर पोर्टफोलियोज उनके लिमिटेड हैं लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी में उनके प्रॉब्लम है। वो मार्केट नहीं कर पा रहे अपने पोर्टफोलियोज़ की, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, जिसकी वजह से जो है उनको प्रॉब्लम हो रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हो गए, डेबिट कार्ड्स वगैरह हो गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गई, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अभी कंज्यूमर को नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि मार्केटिंग की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है उनका ये? देखिए एक तो लैक ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं और दूसरा मैंने आपको बताया लैक ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इस्लामिक बैंकिंग में देखें और कन्वेंशनल बैंकिंग में देखें तो प्रोडक्ट्स का भी डिफरेंट है। डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम लैक ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स जो है अगर इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से देखें तो कम से कम है। और ज़्यादातर अगर आप देखें कि आपको भी पता है कि कन्वेंशनल बैंकिंग में अगर बैंक्स है, कोई भी बैंक है, वो अगर एक अपना इस्लामिक बैंक सेक्टर भी खोलती है एंड देन कन्वेंशनल में ज़्यादा अर्निंग वो देख सकते हैं। आगे चल के मॉनेटरी पॉलिसी में राइज आता है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है तो उसमें वो देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा इनकम करने का चांसेस
सर्विसेज हैं, तो वो खुद चाहते हैं कि उधर थोड़ा सा इस्लामिक बैंकिंग की तरफ तवज्जो कम रहे और उधर बैंकिंग की तरफ थोड़ा तवज्जो ज़्यादा रहे, क्योंकि वहाँ पे जो है एक आपको मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड हैं, दूसरे लीजिंग के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, लोन के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें ये अर्निंग ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक बैंकिंग। अब तो सर कमर्शियल बैंकों वालों ने भी इस्लामिक सेक्शन बना दिया है, बिल्कुल कि जो आप उनके कंज्यूमर्स कस्टमर्स डायरेक्ट वो खींच रहे हैं, आप उनकी स्ट्रेटजी देख रहे हैं मार्केटिंग की, उन्होंने सेगमेंटेशन की भी, तो उन्होंने बोला आप अगर ये सेगमेंटेशन कर रहे हैं, हम कमर्शियल बैंक वाले क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग पोर्टफोलियो जनरेट करेंगे। अदनान साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अदनान अगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आरिफ हबीब कमोडिटीज़ में होते हैं सर, और हम इनसे गुफ्तगू कर रहे थे बैंक इन्वेस्टमेंट जो राइस हुई है उसके हवाले से, काफ़ी अच्छी डिस्कशन हमारी चल रही थी। अब हम सर कंटिन्यू करेंगे, पाक सुजुकी की बात मैं करता हूँ। पाकिस्तान सुजुकी मेहरान जो है गाड़ी, इसके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर का मैंने एक फ़ीडबैक निकाला है, और जो हमारा कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और इतनी तनकीद की गई है। अभी मंडे को इन्होंने एक फ़ैसला जारी किया है, 3% हम इजाफा कर रहे हैं मेहरान गाड़ी का जो मॉडल्स आने वाले हैं, और जो अभी जो फर्स्ट क्वार्टर गुजरा इस साल का, उसमें इनको 48% का डिक्रीज़ या 47% का डिक्रीज़ हुआ है, लॉस हुआ है इनको। तो अब आप सर क्या समझते हैं, मैन्युफैक्चरर्स की ये सोच है कि अगर जहाँ पर हमें जिस सेगमेंट में या जिस प्रोडक्ट में या जिस सर्विस में लॉस हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट की जो है आने वाले दिनों में प्राइस और या कॉस्ट हाई कर दें। कॉस्ट तो मैं समझता हूँ, और जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं, उन्होंने मेहरान की कोई कॉस्ट इतनी ज़्यादा बताई नहीं है। इंटीरियर वही वैसा है जो पहले के मॉडल्स का था, इंजन में कोई खातिर ख्वाह चेंजेस नहीं है, सीट्स इतनी कोई ख़ास कंफर्टेबल नहीं है, क्वाइट इकोनॉमिकल गाड़ी ना। तो हमने इस पर भी डिस्कशन किया कि चाइनीज़ वाले मार्केट वाले आ भी रहे थे, वो टीटी लॉन्च कर रहे थे एज़ कम्पेयर मेहरान, और ऑलरेडी उन्होंने वो इंडिया में लॉन्च कर लिया सर। आप ये देखें कितना बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए कि पहले ही चाइना से हमारी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप हमारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रही है। तो चाइना प्रीफर करता है, अगर इस तरफ आता है तो पहले पाकिस्तान को प्रीफर करता है, चाइना की एक अच्छी कोशिश है। यहाँ से कुछ उसको रिस्पांस नहीं मिला, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है चाइनीज़ को भी बिजनेस करना है, चाइना को बिजनेस करना है, तो वो मूव कर गया हमारा पड़ोसी भारत की तरफ। तो ये बड़ा डिसएडवांटेज हमें रहा। मज़ीद इन्होंने क्या किया सर, इस पे काम करते, प्रोडक्ट्स के जो कॉस्ट है उसको कम करते, कुछ नई न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ नया मॉडल लेकर आते, लो कॉस्ट पे या लो प्राइस पे, बेनिफिट जाता कस्टमर को। मैं फीडबैक देख रहा था, लोगों के सजेशंस और रिकमेंडेशन और रिव्यूज़ ब्लॉग्स थे सर, 99% लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं, और ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि मैं मार्केट इधर बैठ के शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बोला है 7 लाख रुपए की गाड़ी, आप मुझे बताइए सर, जिस आदमी की तनख्वाह इस शहर में बेसिक 25 से 30 हज़ार रुपये हो, उसकी भी एक ख्वाहिश होती है यार एक गाड़ी होनी चाहिए, और उस पर अगर आप जो है 7 लाख रुपए की गाड़ी दोगे, तो ये इकोनॉमिकल गाड़ी तो नहीं कहूँगा मैं मेहरान को, मैं इकोनॉमिकल गाड़ी नहीं कह सकता, बिकॉज हमारे मार्केट की अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें, इंडिया में टाटा नैनो हमारे सामने 1 लाख रुपए की इंडियन रुपीस की गाड़ी तैयार है, 1.5 लाख में चाइनीज़ ने वहाँ पर लॉन्च कर दी। तो आप क्या समझते हैं ये पाक सुजुकी वालों ने कैसा इनिशिएट लिया, इस पे ज़रा तबसरा कीजिएगा। देखें, अगर हमारे यहाँ अगर हम देखें तो आपसे मैं यही मतलब आपकी हम पहले डिस्कशन कर रहे थे जैसे इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक की, इस्लामिक बैंकिंग में हम कह रहे थे कि लैक ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह अगर मैं कहूँगा तो हमारे यहाँ भी जो है गाड़ी की जो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास भी लैक ऑफ प्रोडक्ट्स है। अगर हम मेहरान 1980s में 85 में और 90s में देखें, सेम मेहरान जो है अभी भी 2016 में भी वही सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं है, सिर्फ बाहर बॉडी चेंज कर दी गई, अंदर इंटीरियर तकरीबन सेम है। आप कह सकते हैं कि 80% सेम होगा, कोई इतना फर्क नहीं, बस नए मॉडल की पहचान ये सर चमकती हुई नजर आ रही होती है, लेकिन और नंबर प्लेट से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। 6 महीने बाद देखें तो चमक भी चली जाती है। तो कहने का मकसद है कि लैक ऑफ अगेन वही लैक ऑफ जो है प्रोडक्ट्स हैं, लैक ऑफ मार्केटिंग। अगर जापानीज गाड़ी जो हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रही हैं, अगर वो 10-10 लाख की 9-9 लाख की 11-12, मतलब उसमें लोग इसलिए ज़्यादा जो है वो उस गाड़ियों को परचेज कर रहे हैं। एक तो देखेंगे वो ऑटोमेटिक है, दूसरा फीचर्स बहुत सारे उसके अंदर, करंट सबसे अहम बात ये सर पेट्रोल की कंजप्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि सीएनजी डलवाकर आपको जो है स्लो ड्राइविंग नहीं करनी पड़ती है, सीएनजी के पंप में लाइन लगानी नहीं पड़ती, पेट्रोल की ड्राइविंग आपको स्मूथ देती है। तो जहां आप मुझे बताइए एक कस्टमर 7 लाख रुपए खर्च कर रहा है, वो 2-3 लाख रुपए डालकर अपना ध्यान करेगा, और फिर रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी, और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एक तो पेट्रोल के हिसाब से भी, दूसरा एक ये कि टेक्नोलॉजिकल वाइज अगर हम हमारी गाड़ियाँ देखें और इनकी देखें ऑटोमेटिक डोर्स हैं, मतलब सारी कंप्लीट गाड़ी ऑटोमेटिक। और अगर अभी भी हम अपनी मेहरान देखें तो उसके जो है हमें ग्लासेस जो है ना
ना मतलब उसको रोल ओवर करके जो है ना नीचे करने बिल्कुल पड़ते सही, हैं। very तो right. इतना देखें कोई लैक ऑफ, अगर हम कल्टस को भी देख लें इनकी सुजुकी वालों की, तो इतनी कोई प्रोडक्ट मतलब इन्होंने अपनी इंप्रूव नहीं की है, बल्कि डिक्रीज होती जा रही है। अगर आजकल की डिमांड आजकल के हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट जो है इनकी डाउनवर्ड हो रही है, कोई नई प्रोडक्ट नहीं आ रही इनकी, कि बंदा कहे कि ठीक है नई कार मैन्युफैक्चर न्यू कार आ रही है। अगर हम यही सुजुकी को अगर इंडिया में देखें तो वहाँ पे उनके बहुत सारे जो है वो मॉडल्स हैं। हमारे यहाँ अगर देखें तो सिर्फ 2 से 3 मॉडल, एक मेहरान कह लें, एक APV है जो उनकी जो है अभी हमारे इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं, प्लस एंड कल्टस गाड़ी, तो 3 गाड़ियाँ ये तकरीबन। ऑल्टो भी अगर आप कहें तो अब तो मतलब जैपनीज ऑल्टो ही आ रही है, कोई हमारे यहाँ मेहरान बंद कर दी उन्होंने ऑल्टो की प्रोडक्शन, तो जैपनीज ऑल्टो की मतलब वो जो है ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे मेहरान कल्टस भी देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। सही बात तो है। ये चीज़ें भी हैं, लैक ऑफ। एक ये है हमारे यहाँ प्रॉब्लम, ये है कि कार हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग का कार्टेल बना हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें सिर्फ हमारे यहाँ टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी, ये 2 से 3 लोगों ने ऐसा कुछ सेटिंग डाली हुई है सर कि किसी हम कोई भी नहीं आता एग्जिस्ट है और जो आएगा उसको रुखसत कर देंगे। तो वही है। सोशल मीडिया पे इतनी डिस्कशन हुई चाइनीज टीटी मेहरान को लेकर सर के उसकी पिक्चर्स आ गई। अब तो खैर पूरा मॉडल इंडिया में तैयार है, लोग उसको देख रहे हैं, छू भी सकते हैं, प्रॉपर गाड़ी को ड्राइव भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। तो तस्वीरों में तो खैर अलग एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे नोटिस ले। ये सर पाकिस्तान की इकोनॉमिकल चीज़ पे बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज़ दे देती है कि वी कांट अफोर्ड मोर कार्स बिकॉज पेट्रोलियम इश्यूज आते हैं, ट्रैफिक बेयर नहीं कर सकते, या उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट का, वो उनका होना भी चाहिए। लेकिन सर ये 3 से 4 कंपनीज ने जो है वो ऐसा जाइंट लगाया हुआ है, इन्होंने कहा है कि हम बाहर से किसी को हमने आने देना। आप ये देखें कि इंडियन मार्केट सर, टाटा नैनो उन्होंने 2014 में उन्होंने वो 1 लाख रुपए की गाड़ी सर इनकी करेंसी के हिसाब से, मतलब आज उनके लिए अगर जिस बंदे की तनख्वाह इंडिया करेंसी में 20,000 रुपए भी है वो अफोर्ड कर सकता है बैंगलोर से गाड़ी। आप जनवरी में चले जाएं, जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ वॉक्सॉल की कुछ गवर्नमेंट के साथ चल रही थी, बातचीत हो रही थी कि वो जो है हमारे यहाँ कुछ आके प्लांट वगैरह लगाना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन वही कार्टेल की वजह से है वो चले जाते हैं, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ वो एंट्री नहीं देते। अगर हम इंडिया में देखें तो जितनी भी दुनिया में गाड़ी बड़ी बड़ी मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबकी गाड़ियाँ वहाँ पे चलती हैं और सब तकरीबन सब ने अब अपने प्लांट वहाँ लगा लिए और वहीं कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लोकल किसी के साथ कोलैबोरेशन करके जो है अपनी कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर हम हमारे यहाँ देखें तो देखें हमारे यहाँ वही हम बचपन से लेकर अब तक यही देखते आ रहे हैं, टोयोटा है, होंडा है एंड जो है सुजुकी है। राइट नाउ जो इंपोर्ट बड़ी है बाहर से, मतलब गाड़ियों की इंपोर्ट आ रही है, तो हमें देखने में आ रहा है कि गाड़ियाँ हैं लेटेस्ट। और सर अगर इंपोर्ट बंद कर देंगे तो हम ये गाड़ियाँ भी नहीं देख सकेंगे। और दूसरा अगर आप गवर्नमेंट के कंसर्न की बात करते हैं, देखिए अगर दुनिया में अगर हम चले जाएं तो कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट इस तरह नहीं कहती कि जो है ट्रैफिक बढ़ जाएगी, उसके दूसरे इनिशिएटिव होते हैं, वो टैक्सेस वगैरह में कुछ अपने ब्रैकेट्स वगैरह लगा देते हैं। अगर हमारे यहाँ देखें तो हमारे यहाँ ये नहीं, अगर हम गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है सिग्नल फ्री रोड्स बना रही है, तो इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रोड पे है। अगर हम इसकी कार्टेल की बात करें तो कार्टेल में एक प्रॉब्लम साहब, ये तो एक्सक्यूज हो गया ना काम ना करने का। सही है। एक अगर हम कार्टेल की बात करें तो कार्टेल देखें ब्रेक कैसे होगा कि आप उनके ही सेक्टर में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास वैसे ही खुद इतने पैसे नहीं है कि वो इनके ही सेक्टर में खुद जो है इन्वेस्ट करे और खुद जो है अपने लोकल जो शेयर्स हैं वो परचेज कर ले, रादर देन जो है या किसी हमारे यहाँ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो करें कि टैक्सेस की वगैरह की मतलब इतनी छूट दी जाए कि वो आके जो है इनके साथ कोलैबोरेशन करें। जैसे इंडिया में यही हो रहा है, अगर आप टाटा देखें, मेरे ख्याल में आई थिंक सुजुकी और टाटा है, मतलब ये दोनों साथ हैं, मतलब कोलैबोरेशन करके वहाँ पे जो है प्लांट बन रहे हैं लोकल इन्वेस्टर के साथ। तो ये अगर हमारे यहाँ ये इनिशिएटिव हमारे यहाँ नहीं लिया था, हमारे पाक सुजुकी ठीक है बाहर की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, हमारे वालों की कम है, और दूसरा ये भी होता है कि वो हमें बार बार अगर कोई आके इन्वेस्ट करना चाहता है, और दूसरा अगर कोई हमारे यहाँ प्राइसेस कम करने की गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है, कोई इंपोर्ट की पॉलिसी आती है, तो उनका काफ़ी असर रहता है कि आप जो है इस पॉलिसी को गवर्नमेंट से रिवर्स करवा लेते हैं। अदनान साहब, आप ये देखें अगर चाइनीज़ यहाँ पर कार भेजता है तो गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होगा, टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, और दूसरा कि मार्केट में हमारी हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। और एक और भी अगर आप चीज़ देखें कि इंडिया में जो कार हैं, जो अगर हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल 15-20 लाख की भी कार है तो वहाँ पे 7-8 लाख रुपए की कार मिल रही होती है, क्योंकि वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही होती है। हमारी तकरीबन जो है कार के जो है हमारे यहाँ पार्ट्स बाहर से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है लोकल। हम लोग अभी जापानी गाड़ियों की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अब तो खैर पार्ट्स आना शुरू हो गए, लेकिन वो मैच नहीं हो पाते, वो आते हैं पार्ट्स, लेकिन वो भी इंपोर्ट होते हैं ना, इंपोर्ट होते हैं लोकल यहाँ इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि इस पे इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, तो इसलिए हमारे महंगे हो जाते हैं। इंडिया में इसलिए महंगे नहीं होते, कोई लोकली मैन्युफैक्चर, तो गाड़ियों की प्राइसेस इतनी नीचे है कि अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारी होंडा सिविक जो न्यू लॉन्च हुई है वो आई थिंक 28 से 30 लाख के करीब के प्राइस आ रही है, लेकिन अगर हम इंडिया में यही सेम कार देखें, होंडा सिविक ना हो, कोई और दूसरी कार हो जो इसके इक्विवेलेंट हो, वो तकरीबन जो है 12 से 15 लाख के अराउंड मिल रही। तो हमारे यहाँ देखिए इतना बड़ा तो डिफरेंस प्राइस में आ जाता है, ये इतना बड़ा डिफरेंस। तो इसीलिए है कि एक तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर लोकल इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन तकरीबन उसके पार्ट्स भी बाहर से आते हैं। और एक जैसे भी हम इसकी बात कर रहे थे कि प्राइसेस, एक तो सुजुकी का एक ये भी हो सकता है कि येन जो है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है,
इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसकी वजह भी आप कह सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो उन्होंने बढ़ाई हैं। और दूसरा ये कि अपने लॉसेस को भी कवर, क्या पता वो कहते हैं कि लॉसेस कवर हो, क्योंकि लोकल अभी भी हमारे यहाँ लोकल्स इतने हैं जो इंपोर्टेड गाड़ी पे नहीं जाते, जो कल्टस एंड मेहरान लेते हैं। सर लेकिन आवाम को बड़ी अकल आ गई है, ठीक है। आवाम जो है, अब जो आदमी 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया भी खर्च कर रहा है ना, बड़ा सोच समझ के कर रहा है, उसकी मेहनत का पैसा है, ठीक है। इन्होंने जो अभी अपनी रिपोर्ट देखी 2016 से कोई ख़ास सेल नहीं हो रही, 2015 में बेहतर सेल थी एज़ कम्पेयर 2014 में। जैसे जैसे ये लोग आगे जा रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोई नहीं है, इनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। आप अगर ठीक है 7 लाख की मेहरान बना रहे हो ना, तो उसको फिर उस 7 लाख के हिसाब से बनाओ। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि वो विंडो के हिसाब से ऑटोमेटिक विंडोज़ नहीं है, इंटीरियर जिसका सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं, अभी इन्होंने जो है इनका लॉस हुआ तो इन्होंने जो है प्राइस बढ़ाकर ये सोच रहे हैं हम कवर कर लेंगे, लेकिन कब तक? 2016 ख़त्म होगा, क्या पता 2017 या 2016 के बाद कोई और हमें ऑफ़र आ जाए, कोई अच्छी गाड़ी और, या हो सकता है बाहर से गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो और ज़्यादा आ जाएं। आप भी अगर ड्राइविंग करते हैं तो रोड्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखें कि बाहर की गाड़ियां हमें बहुत नजर आ रही हैं, बहुत तेजी से नजर आ रही हैं। एक तो रीज़न ये कि मैंने आपको बताया कि वो टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांस है। मतलब अगर जो हमें राइट नाउ चाहिए कि ऑटोमेटिक कंप्लीट गाड़ी होनी चाहिए, फ्यूल कंजप्शन है, इको फ्रेंडली गाड़ी, सब इको फ्रेंडली कार आ गई हैं, हाइब्रिड कार्स आ रही है। और हमारे यहाँ वही है कि अगर हम देखें पुरानी जो है वही पेट्रोल कंजम्पशन चल रही है, कोई इसमें न्यू इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल नई चीज़ नहीं आ रही है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल कल्टस को भी देख लें और इनकी जितनी भी सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, कोई लेटेस्ट मतलब कोई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो मैच नहीं करती है। वो मतलब अगर हम ऑब्सलीट गाड़ी हो गई, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी है, जब लोग उससे दूर रहते हैं कि यार ठीक है मेहरान 7 लाख की है और 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए डाल के लोग जो है जैपनीज गाड़ी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह जो है दूसरी जो है गाड़ियाँ इतनी भी अगर हम यूज़ में देखें 2005-6 की भी मिलती हैं जो 7-8 लाख में इंपोर्टेड गाड़ियाँ आ रही हैं। 2003-4 की भी हमारे इंपोर्टेड पुरानी गाड़ियाँ हैं जो मिल रही हैं। तो फिर आई थिंक लोग अवॉइड करते हैं इनकी तरफ जाने से, रादर देन वो यही कहते हैं कि हम कोई ऐसी गाड़ी लें जिसमें कंप्लीट ऑटोमेटिक। साहब इसमें डीलर्स का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल सही है, डीलर्स का बहुत बड़ा किरदार है। ये एक वजह ये भी है जो मैं डिस्कस करूंगा। डीलर्स भी नहीं चाहते कि जो है वो बाहर की गाड़ियां बिकें, बिकॉज वो तो वापस भी जा सकती हैं, उनकी एक अपनी सेटिंग चल रही है एक तरह से। लोकल्स को वो बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन सर कब तक देंगे? आप मुझे बताइए कब तक होगा। इस पे मैं ये डिस्कशन को एंड करूंगा। मुझे अभी एक टॉपिक आपके सामने और रखना है। सीमेंट हमने एक्सपोर्ट की है इंडिया को, और द सीमेंट एक्सपोर्ट टू इंडिया इंक्रीज बाय 42.53% टू 992,631 टन्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2015-16 अगेंस्ट 696,417 टन्स रिकॉर्डेड टू द प्रीवियस फिजिकल ईयर। इसको आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, इंडिया को इंपोर्ट करना तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे बराबर में जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और अगर वहाँ पे सीमेंट की क्योंकि कंजम्पशन हमसे कहीं गुना ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे क्योंकि वो भी एक्सपोर्ट अच्छी खासी क्वांटिटी करते हैं और अगर हम उनको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा तो बेनिफिशियल है। अदनान साहब, हम तो चाहते हैं इंडिया के साथ ट्रेडिंग हो, वो नाराज़ हमसे इतना रहते हैं, क्या करें? ये तो आप देखें कि वो ट्रेडिशनल हम राइवल्स एक तरीके से हो गए हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कल्चर वगैरह हमारे बहुत सारी चीज़ें, वो तो एक अलग पॉलिटिकल डिस्कशन चली जाती है। लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम पाकिस्तान और फॉर एग्जांपल बांग्लादेश भी है, वो भी इनके साथ है, ट्रेडिंग पार्टनर है, और भी मतलब लोकल इनके, अगर आप चाइना को ही देख लें, चाइना और इंडिया की भी इतने पॉलिटिकल बहुत प्रॉब्लम्स चलते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पार्टनर्स बहुत बड़े हैं। उनकी भी तकरीबन जो है ट्रेडिंग कोई तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे 70 to 80 बिलियन डॉलर के अबव जाती है आई थिंक। तो इतनी बड़ी अगर उनसे बिजनेस अगर इनका हो रहा है तो हमें भी चाहिए कि, क्योंकि वो इकोनॉमी हमसे मतलब बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई है और वहाँ पे जो है इन चीज़ों की, जैसे सीमेंट वगैरह की कंजम्पशन हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इतनी होती है और हमारे प्लांट्स भी इतने अच्छे हैं, मतलब इतनी हमारे इंपोर्ट वगैरह हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो अगर हम इनको भी एक्सपोर्ट करते तो हमारे लिए मतलब कॉस्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है एक तरीके से देखा जाए। सही। अच्छा अदनान साहब, टैक्स ऑन मिल्क इंपोर्ट अनजस्टिफाइड हुआ है, ठीक है, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न ऑन हैवी टैक्सेशन ऑन लोकल डेयरी इंडस्ट्री एंड इम्पोर्ट मिल्क विच हैज रिजल्टेड इन हाइक इन द प्राइस ऑफ पैकेज मिल्क ट्वाइस इन शॉर्ट स्पैन। आप क्या देखते हैं दूध के पैसे में इजाफा होना एकदम से, ये इसको आप क्या, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस में इंक्रीज़ होगा, अगर मैं फूड की बात करूं, और जो दूध से ही बन रही हैं जैसे योगर्ट हो गया और डिफरेंट चीज़ें हो गई, तो उनकी प्राइसेस में भी, और ये FMCG है सर, डेली प्रोडक्ट्स हैं, तो कंज्यूमर कितना अफेक्टेड होगा? देखिए, एक तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ, अगर हम लोकल भी मिल्क की बात करें जो हमारे यहाँ लोकली आ रहा है, तो अगर हम पिछले 2 सालों से देखें तो उनके तकरीबन कभी प्राइस बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट को एक्शन लेती है, फिर प्राइसेस डाउनवर्ड आते हैं।
फिर वो अगेन बढ़ा लेते हैं। फिर अभी अभी देखें फिर बकरा ईद आ रही है, और लास्ट ईयर भी मुझे अच्छी तरह याद है बकरा ईद में जो है दूध की शॉर्टेज हुई थी कराची शहर के अंदर ही, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है कुछ 90-95 रुपीज़ लीटर पे चली गई थी लोकल मिल्क की। तो इसी तरह अब इनको जो है ये इंपोर्ट इन्होंने बढ़ाई, और हमारे यहाँ इनका लोकल भी आप ये देखें, अगर हम गाड़ियों की बात करें तो लोकल भी बहुत बड़ा कार्टेल है जिसको ब्रेक करना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो देखें अपनी मनमानी कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ही मतलब यूजलेस हो जाती है कि वो अपने प्राइसेस बढ़ा लेते हैं और गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले नहीं पाती। तो अब जैसे बकरा ईद अगेन आ रही है, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था कि दूध की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा कराची के अंदर ही हो गई। सर ये सब प्री प्लान काम होता है, ये प्री प्लान, वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये भी एक कार्टेल है बेसिकली। तो ये अगर हम चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि अपनी सेल्स बढ़े तो वहाँ पे वो ड्यूटी लग भी सकती है। 20% कस्टम ड्यूटी सर चार्ज की उन्होंने, 20%, ये ज़्यादा नहीं है सर? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एट द एंड कस्टमर सफ़र करेगा, देखिए कस्टमर भी सफ़र करेगा, प्राइसेस भी राइज होती हैं, एंड इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ इसी वजह से राइज होती है। सही तो ये प्राइसेस को तो देखने वाली ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे प्राइसेस आती हैं। अब आप जैसे पहले हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि ऑयल प्राइसेस जो है हमारे यहाँ कम होती है, लेकिन प्राइसेस दूसरी प्राइसेस डाउनवर्ड नहीं आ रही हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस भी हमारे यहाँ नहीं है। प्राइसिंग जैसे हमारे यहाँ कंपटीशन वगैरह, कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान बना हुआ है, मतलब ये इनका रोल बनता है कि प्राइसिंग वगैरह को चेक किया जाए, ओवरऑल प्राइसेस पे डाउनवर्ड। अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन पे ही देख लें, जब पेट्रोल प्राइसेस डाउनवर्ड अपने तकरीबन 80-90% जो हमारे यहाँ प्राइसेस डाउनवर्ड आई, तो ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस तकरीबन वही की वही है, कोई इतना इन्होंने खातिर मतलब इन्होंने कमी नहीं की। तो बहुत सारे रीजंस है कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्राइसेस जो है पेट्रोल के साथ, हम कहते थे एक ज़माने में पेट्रोल बढ़ रहा था प्राइसेस बढ़ रही थी, तो अब उल्टा सीन है कि हमारे यहाँ पेट्रोल डाउनवर्ड आ रहा है तो उन्होंने स्टेबल कर लिए रादर दैन जो है वो नीचे ले जाने की। अच्छा अदनान साहब, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं हम, तो आप मुझे बताइए सैटरडे को जो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की उसके हिसाब से देयर इज अनचेंज इन इंटरेस्ट रेट, इसको आप कहाँ देखते हैं? इस पर भी ब्रीफ कीजिएगा। देखिए इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है, मतलब अच्छी है। आगे चल के भी चांसेस हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो तकरीबन ग्रोथ की तरफ अच्छी जा रही है, इकोनॉमी थोड़ी ग्रो कर रही है, और अगर इसी तरह ग्रोथ हम पेस पे चलते रहे तो आगे एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि और मजीद जो है इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड आ सकता है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट अगर नीचे थोड़ा सा मजीद आता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए तो बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो भी जिस तरह आजकल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उनकी बढ़ रही है, कंज्यूमर सेल्स उनकी ज़्यादा है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक तो इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड आने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि लोन जो है इंडिविजुअल लोन की काफ़ी जो है डिमांड बढ़ जाती है, और दूसरा कार लीजिंग वगैरह काफ़ी जो है आप देखें कि चल रही है। तो ये भी इनकी प्रोडक्ट्स मतलब इनको भी प्रॉफिट इसी तरह हो सकता है। और दूसरा ये कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर यही बढ़े ना इंटरेस्ट रेट, हम यही जो है वो उम्मीद रखते हैं डाउनवर्ड आता है तो बेहतर है हमारी इकोनॉमी के लिए भी और दूसरा लोकल्स के लिए भी। तो यही आप कह सकते हैं कि बीइंग अ इकोनॉमिक्स ना, बीइंग अ मार्केटियर और इकोनॉमिक्स, लोग इसको कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी इज क्वाइट गुड। सही है, तो मतलब इतनी ज़्यादा उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं किया लोगों ने, नहीं किया। सही है, बिकॉज सबसे बड़ा एडवांटेज इन्होंने ये लिया कि पेट्रोलियम प्राइसेस को इन्होंने शफल नहीं किया, उस पर होता तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी। अदनान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, आप आए, आपने आकर जो है चीज़ें डिस्कस करी और हर टॉपिक पे आपने अपनी जो है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमसे डिस्कशन करी। इंशाल्लाह आपको दोबारा प्रोग्राम में ज्वाइन करने की इन्विटेशन देंगे। और आपने देखा कि अदनान अगर साहब ने हमें ज्वाइन किया और मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही उस हवाले से उन्होंने अपडेट किया हमें। टैक्स मिल्क पे जो टैक्स इम्पोज हुआ है उस पर इन्होंने डिस्कशन करी, पाक सुजुकी पे जो उन्होंने 3% बढ़ाया उस पर बात करी, मॉनेटरी पॉलिसी पे गवर्नमेंट का क्या रोल रहा उस पर उन्होंने डिस्कशन करी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपके सामने डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करूँगा और वी विल लेट्स सी कि कल मार्केट क्या होती है। सो अभी तो माशाल्लाह हालात अच्छे चल रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, और हम होप करते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक बूम मार्केट में बूम देखें। अपना और अपने शहर का बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।